हेलो नमस्कार दोस्तों, आदर्श क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आदर्श और आज एक बिल्कुल यूनिक सब्जेक्ट्स के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है ज्योतिष वर्सेस विज्ञान। ज्योतिषी हो या वैज्ञानिक हो, इसको एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो एक दूसरे वैज्ञानिक जो होते हैं वो कहते हैं नहीं ये ढकोसला है, ज्योतिष कुछ नहीं होता है। जो ज्योतिष वाले होते हैं वो वैज्ञानिक को कहते हैं नहीं नहीं विज्ञान कुछ नहीं होता, ज्योतिष ही सब कुछ होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे ये एक दूसरे के पूरक हैं और ज्योतिष जो है वो विज्ञान का अगर उसे पितामह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम क्लास में उपस्थित हैं और बिना किसी टेक्निकल शब्दों के बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम आपको बताएंगे किस प्रकार विज्ञान का और ज्योतिष का आपस में तारतम्य है, अलग नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर मैंने नाम दिया इसको विज्ञान कुंडली। ये विज्ञान कुंडली इसलिए नाम दिया है कि ये जो संरचना है ये डीएनए की संरचना है और ये जो डबल हेलिक्स संरचना है ये सर्वप्रथम देने वाले थे वाटसन और क्रिक। और ये जो अपनी प्रतिकृति तैयार करती है, अपनी फ़ोटोकॉपी तैयार करती है और ये फ़ोटोकॉपी ही हमारी जो संतति होती है, हमारी जो संतान होती है उसमें जाती है। अब ये जो गुण होते हैं हमारे, ये जाते हैं डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है, उसको जीन्स कहा जाता है। जीन्स में एक जेनेटिक कोड होता है, वो निहित करता है कि हमारी भविष्य की संतान कैसी होगी। मैसेंजर आरएनए के माध्यम से उसमें एक कोड निहित होता है कि भविष्य में हमारी संतान कैसी होगी, उसमें कैसे गुण होंगे, उसके बाल घुंघराले होंगे, सादा होंगे, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, उसकी लंबाई कैसी होगी। इवन उसमें जो वंशानुगत पाए जाने वाले रोग हैं जैसे कि हीमोफेलिया है, वर्णांधता है, मंगोलिज्म है, अगर उनकी माता पिता में इस तरह के रोग हैं तो उनकी संतान में भी संभावना है कि इस तरह के रोग जरूर पाए जाते हैं। तो दोस्तों विज्ञान कुंडली के माध्यम से हम संतान का और उनके माता पिता का विश्लेषण कर सकते हैं। अब ये रोग तो हो गया, अब इस रोग का हमने डायग्नोसिस कर लिया, पता कर लिया कि भविष्य में ये रोग हो सकते हैं और इसकी माता पिता का पता करना है तो भी हम विज्ञान कुंडली या डीएनए के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो ये दायरा विज्ञान कुंडली का है। अब हम बात करते हैं ज्योतिष कुंडली हमें क्या क्या बताती है और उसमें कौन कौन से आ जाते हैं हम ज्योतिष कुंडली पर। तो ज्योतिष कुंडली में इस तरह ये ज्योतिष कुंडली होती है और इसमें 12 खाने होते हैं। अब 12 खाने होते हैं तो 360 डिग्री पूरा चक्र होता है, उसमें अगर हम 12 का भाग लगाते हैं तो 30 डिग्री आता है। तो प्रत्येक ग्रह की अधिकतम 30 डिग्री होती है और जो सबसे उत्तम जो माना जाता है वो मानी जाती है 10 से लेके 20 तक की जो डिग्री होती है ग्रह की, वो सबसे उत्तम या युवा अवस्था की मानी जाती है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है वो ये डिग्री होती है। अब हम बात करते हैं इसके जो 12 खाने, इसमें जो पहला खाना है वो हमारे खुद का है, हमारे तन का है, हमारे शरीर का है। व्यक्ति का रंग कैसा होगा, रूप कैसा होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, आचार विचार कैसे होंगे, मतलब हमारा शरीर जो होता है, हम खुद जो होते हैं वो इससे निहित होते हैं दोस्तों। दूसरा खाना हमारी पैतृक संपत्ति हमें कितनी मिलेगी, वो दूसरा खाना उसको प्रतिबिंबित करता है। तीसरा जो खाना होता है वो भाई और हमारा जो पराक्रम होता है, हमारा जो साहस होता है उसको शो करता है। चौथा जो खाना है वो हमारी माता, सुख, हमें घर, कितने बड़े घर का सुख मिलेगा, कितने बड़े वाहन का सुख मिलेगा, उन तमाम तरह के सुखों के चौथा खाना शो करता है। पांचवा खाना हमारी पढ़ाई, हम कितने पढ़ेंगे, कित उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करेंगे, हमारी संतान कैसी होगी, वो हमारे पांचवा खाना बताता है। छठा खाना शत्रु, ऋण और बीमारी से संबंधित होता है, इसे अच्छा खाना नहीं माना जाता। इसमें जितने भी ग्रह होते हैं वो प्रतिकूल रिजल्ट देते हैं। सातवां जो खाना होता है जो हमारे स्वयं के बिल्कुल सामने है, तो हमारी अर्धांगिनी हमारी पत्नी का होता है। अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार करता है तो यहाँ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसको देखा जाता है, वो भागीदारी का खाना भी सातवां ही होता है। ये आठवां खाना मौत या जीवन, एक दूसरे से कंपेरिजन, आध्यात्मिक ज्ञान, अचानक संन्यास ले लेना, ये सब 8वें खाने से होता है। 9वां हमारे धर्म से होता है। 10वां हमारे पिता, हमारा कर्म स्थान, जो हम काम करते हैं उस स्थान को प्रतिबिंबित करता है। 11वां हम लगातार कौन सी आय से प्राप्त कर रहे हैं, कौन सी इनकम सोर्सेज है हमारी, वो 11वां खाना बताता है। 12वां खाना खर्च है,
हानि कितनी हो रही है, जेल यात्रा है, विदेश यात्रा है, ये सब 12वें खाने से रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों। तो इन्होंने एक व्यापक जन्म कुंडली का साइंस कुंडली, विज्ञान कुंडली से एक व्यापक दायरा, गुरु, शुक्र और बुध इनको और चंद्रमा इनको सौम्य ग्रह माना जाता है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखे जाते हैं और राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। तो जिस ग्रह का आप पर प्रभाव है उसी तरह का आपका स्वभाव होता है दोस्तों। सूर्य राजा है तो राजा को क्रूर होना ही पड़ता है। मंगल सेनापति है और जो शनि है आज्ञा करने वाला दास है, तो दास को इसलिए इन तीनों को क्रूर की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आपके व्यक्तित्व पर शनि का प्रभाव है तो आप धीरे धीरे, शनि ग्रह जो है वो बहुत धीरे परिक्रमा करता है। वास्तविकता में साइंस के हिसाब से शनि एक गैसीय ग्रह है और बहुत धीरे धीरे परिक्रमा करता है। उसी तरह जब अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह है तो आप धीरे धीरे तरक्की करेंगे, आपके जीवन में अवरोध आते जाएंगे। और लेकिन जब आप तरक्की करेंगे तो स्थायी रूप से तरक्की करेंगे, आपके तरक्की में फिर आगे भविष्य में कोई रुकावट नहीं आती। और कहा जाता है शनि को न्याय का देवता, तो ये न्याय जरूर करता है। कोई भी मेहनती व्यक्ति है, हम जो जितने भी नौकरी पेशा लोग जितने भी हैं वो सभी शनि की कृपा से ही हैं। नौकरी का कारक माना जाता है शनि को। तो दोस्तों अगर आपके गुरु है प्रधान आपके व्यक्तित्व में तो आप उच्च कोटि के विद्वान पैदा होंगे। आपके व्यक्तित्व में अगर शुक्र है, प्रभावशाली ग्रह शुक्र है, तो आप लग्जरी लाइफ जिएंगे। आपकी ज़िंदगी में जितने भी फिल्म स्टार हैं, जितने भी धनी वनी सेठ जितने भी हैं, उनमें शुक्र एक विशेष अवस्था में रहता है। बुध एक कुमार ग्रह है, इसे नपुंसक ग्रह कहा जाता है हमेशा, और ये सूर्य के साथ ही सर्वश्रेष्ठ अपना फल प्रदान करता है। सूर्य आपकी अगर राशि में प्रभावशाली स्थिति में है, निर्णायक स्थिति में है, तो आपको किसी भी तरीके की कमी नहीं आएगी दोस्तों। आपका जो मान सम्मान है वो उच्च कोटि का होगा, वो बढ़ता ही जाएगा अगर आपके सूर्य एक विशेष स्थान रखते हैं। हमारी ज़िंदगी में अगर कहा जाए तो चंद्रमा का विशेष योगदान होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में 40% जो योगदान होता है वो चंद्रमा का होता है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो अगर आदमी मन से ही हार जाता है, अगर उसका चंद्रमा अगर वो मन से कमज़ोर है तो वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए चंद्रमा का हमारे जीवन में लगभग 40% योगदान रहता है। 30% योगदान सूर्य का रहता है और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो बाकी ग्रहों का रहता है। तो आप ये निर्णय कर लीजिए कि चंद्रमा और सूर्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ये कहते हैं कि भाई ये जो ग्रह नक्षत्र है या जो कुंडली है ये हमने थोड़ी बनाई है, तो परमात्मा से बने बनाया है। तो भैया रोग भी आपने खुद ने नहीं बनाए, तो परमात्मा ने दिए हैं। लेकिन साइंस ने वो जो जीन्स है जो आपको रोग पैदा करते हैं उनकी सर्जरी करके उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और जो स्वस्थ जीन है उसको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है ताकि भविष्य में कोई रोग उत्पन्न ही नहीं हो इस तरह की। और ये तो अभी प्रथम स्टेज पे चल रहा है। लेकिन हमारा जो ज्योतिष है ये तो हजारों साल से है। अगर किसी का सूर्य पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, या मंगल पीड़ित है, या चंद्रमा पीड़ित है, तो उनके लिए विभिन्न प्रकार के मंत्र दिए गए हैं। मंत्रों से एक सकारात्मक शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है और व्यक्ति जो होता है वो जो एक नेगेटिव सेंस लेकर चलता है उसमें एक पॉजिटिविटी का विकास होता है। ये इसकी रेमेडी है।
तो हम बात करते हैं बहुत साधारण तरीके से। मैं कभी आप अपने ऊपर आजमा कर देखना, कभी सूर्य आ जाता है तो जो बूढ़े लोग होते हैं जिनके कोई वो उनके हड्डियों में दर्द करना शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य एक एनर्जी का कारक है। चंद्रमा आप कभी अपने आप पर देखिए, जैसे ही पूर्णिमा की हम अमावस्या की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा मन है, चंद्रमा एक मन का कारक होता है, तो हमारा मन जो है वो खिन्न सा रहने लगता है, उदास सा रहने लगता है। ये हम अपने आप पर खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और अगर आपका चंद्रमा किसी भी तरीके से राहु से पीड़ित है या किसी भी केतु से पीड़ित है, तो आप में नेगेटिव विचार हमेशा आएंगे। या आप जिस व्यक्ति में हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं, आत्महत्या का उसके विचार आता है, उसका जो चंद्रमा किसी न किसी से पीड़ित होता है। और जितने भी जो ये फिल्मों में स्टार होते हैं, इनके ऊपर जो शुक्र होता है उसकी मेहरबानी होती है, इसलिए लग्जरी लाइफ जीते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप अब प्रैक्टिकल के कभी भी देख लीजिए, किसी की कुंडली देख लीजिए, तो कुंडली एक तरह से हमारा जीनोमिक्स है, हमें भविष्य के बारे में, हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। बस इसको साइंस से जोड़ने की आवश्यकता है दोस्तों। आप अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म समय और सही तरीके से एनालिसिस करने वाले पंडित के पास पहुंचते हैं, तो आपको, मैं एक डॉक्टर अशोक पनगड़िया हैं जो ऐसे बहुत जयपुर के जाने माने, राजस्थान के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कुंडली का जो जीन का और कुंडली का आपस में विश्लेषण करते हैं और उसके बाद उपचार करते हैं। आप मालूम कर सकते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास है, आगे इसी तरह का प्रयास जारी रहेगा।